नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं। 26 मई को मोदी सरकार आधिकारिक तौर पर अपना कार्यकाल संभालने के 3 साल पूरे करेगी और इस खास सीरीज में हमारे साथ कई बड़े खास मेहमान जुड़ने वाले हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इन 3 सालों का लेखा जोखा भी लेंगे। आज इस कड़ी में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ श्री वल्लभ बंसाली इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर बंसाली, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो एज ऑलवेज। लेकिन सर, सबसे पहले तो मुझे याद है मोदी सरकार बनी उससे पहले भी मेरी आपके साथ बात हुई थी और एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था उस समय वो था भ्रष्टाचार का या फिर करप्शन का। दूसरा था वो इंडिया का जो जिसे हम एनिमल स्पिरिट कहते हैं ऑफ ग्रोथ, उसे अनलीश करने का। और तीसरा ऑब्वियसली दुनिया भर में जो भारत की साख है उसे बढ़ाने का। अब प्राइमा फेसी तो ऑब्वियसली ये लगता है कि ये 3 साल में इन फ्रंट्स पर काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन आपका असेसमेंट क्या कहता है? आपने कई सरकारें देखी हैं, कई प्रधानमंत्री देखे हैं, इन 3 सालों को कैसे देखते हैं आप? डेमोक्रेसी में आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने के लिए अपने आप में, अपने भविष्य में एक भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछले कुछ सालों के अंदर चला गया था। इस सरकार के आने से सबसे बड़ा लाभ उसमें हुआ है कि आज भारतीय सपना देखने को तैयार हैं। देश के प्रति उनमें मन में एक महानता का भाव है, गरिमा का भाव है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आपने जो मुद्दे कहे करप्शन या साख वगैरह के, तो करप्शन इस देश की इतनी बड़ी समस्या थी कि आदमी इतना इनएफिशिएंट हो जाता है करप्शन में कि अच्छा काम करने के बदले में वो उल्टे काम करता है और प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आज इतने बड़े मुद्दे इस सरकार ने सॉल्व किए हैं कि जो करप्शन से लिंक थे। तो 2 बातें हुई कि न केवल करप्शन की बात आज खत्म जैसी हो गई है, बड़े लेवल में कहीं करप्शन की बात नहीं है। दूसरे, करप्शन की वजह से कोल में, माइनिंग में, पावर में वो जो इश्यूज हो गए थे, वो सारे इश्यूज इन्होंने बड़ी बहादुरी से और बड़ी मजबूती से सॉल्व किए हैं। कोल ब्लॉक्स थे उसको सारे उन्होंने री ऑक्शन कर दिए। कोर्ट के जो मैटर्स थे, सारे कोर्ट के मैटर्स को उन्होंने सॉल्व कर दिए। तो ये बहुत सारे केसेस जो हमको लगता था कि कैसे सॉल्व होंगे, जिसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास खो गया था, लगता था इंडिया में तो कोई रहने लायक ही नहीं है, वो सारी बातें बड़ी पेचीदा थी और उसको उन्होंने प्रैक्टिकल लेवल पे सॉल्व किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जो कॉन्फिडेंस की बात है, आज ये बड़ी एक विचित्र सी बात है कि जहां इंडियन बिजनेसमैन को इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट करने का इतना उत्साह नहीं दिख रहा है, फॉरेनर्स की इतनी लाइन लंबी हो गई है कि आज हमारा रुपया इतना स्ट्रांग है। तो जो जिसको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क कहते हैं कि हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या है, हमारा बजट डेफिसिट क्या है, हमारी करेंसी क्या है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स की दिशा क्या है, ये सारे मैटर्स के अंदर आज भारत बहुत हेल्दी, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे हेल्दी इमर्जिंग मार्केट की स्थिति में आ गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल वल्लभ जी, साथ ही एक दो जो चुनौतियां थी जब ये सरकार सत्ता में आई थी या फिर मोदी जी सत्ता में आए उस समय, तो इकोनॉमिक फ्रंट पर उसमें एक तो था बैंकिंग सिस्टम, एनपीए, इससे जूझना, और दूसरा था जॉब्स का। जॉब क्रिएशन में हालांकि अभी भी कुछ कंसर्न्स बनी हुई हैं, पर मोटा मोटी इन दोनों फ्रंट्स पर आप कितने संतुष्ट हैं अब तक जितना हुआ है उससे? नहीं, आपने ठीक कहा, ये दोनों इश्यूज ऐसे हैं जिसमें चैलेंजेस हैं और उसके पीछे पड़ना होगा। लेकिन जॉब्स का जहां तक सवाल उठता है, डायरेक्टली जॉब्स पैदा करने का कोई तरीका नहीं होता। जब हमने कैपिटलिस्ट सिस्टम अपना रखा है, डेमोक्रेसी अपना रखी है, उसके अंदर होगा तो यही कि हम लोगों को बिजनेस करने में आसानी कैसे हो, इस काम पे लक्ष्य दें। तो जिसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, ये कैसे बढ़े। दूसरा बात है कि जहां अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का सवाल उठता है, वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और जितना रूरल सेक्टर में होगा, उतना ही जॉब क्रिएशन का जो मौका है, जो अवसर है, वो ज़्यादा बढ़ेगा। और उस दृष्टि से ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग और रूरल हाउसिंग की स्कीम आई है, मैं समझता हूँ कि बहुत इसके दूरगामी रिजल्ट आएंगे। आज
अफोर्डेबल हाउसिंग और रूरल हाउसिंग के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन या इंटरेस्ट में जो कटौती है वो अकल्पनीय 6-6.5% तक है छोटी लोन्स के ऊपर, बाकी लोन्स के ऊपर 4% है। ये इतनी मात्रा का सबवेंशन की वजह से, इस प्रमाण के सबवेंशन की वजह से जो ईएमआई है वो 20-30-40% तक नीचे आ गया है। और जो सारी सुविधाएं उपलब्ध करने की बात है, इसके बावजूद, इसके उपरांत एक सब्सिडी भी सरकार की तरफ से मिलती है छोटे घरों के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ठोस कदम है जॉब क्रिएशन के लिए, क्योंकि अगर जब घर बनते हैं तो घर बनने से सीमेंट बनता है, सर्विसेज बनती है, लाइटिंग बढ़ती है, तमाम चीजें उसके पीछे चलती है। तो इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन हाउसिंग ही होता है। तो ये हाउसिंग का काम एक बहुत अच्छा हुआ है। बाकी जॉब्स की समस्या जरूर है। दूसरा मुद्दा आपने एनपीए का कहा, तो एनपीए के अंदर तीन चीजें होती है। एक तो निर्णय कौन ले, दूसरा इकोनॉमी चले तो जो पुराने एसेट्स हैं उसका मोल बढ़ता है, उनको रिवाइव होने का चांस मिलता है, और तीसरा होता है कि अगर बैंक के पास पूंजी नहीं है तो उसको पूंजी मिले। तो ये 3 कदम में से एक बड़ा कदम सरकार ने उठा लिया है कि कानूनन जो डिफिकल्टीज थी या व्यवहारिक डिफिकल्टी थी कि बैंक वाला कैसे नक्की करे कि ये लोन के ऊपर मैं इतना हेयरकट या इतनी कटौती ले लूंगा, तो क्योंकि सरकारी बैंक है तो उसके अंदर सीबीआई, सीवीसी वगैरह कई डिफिकल्टीज थी। उसका हल उन्होंने एक बहुत अच्छा चुन लिया कि भाई अगर बैंक नहीं कर सके तो रिजर्व बैंक उसका डिसीजन ले लेगी, उसकी कमेटी बनेगी वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि वो बैंक में पूंजी घाटा खाए, उसके पहले पूंजी आनी चाहिए। और दूसरा, इकोनॉमी चले तो ही उस खराब एसेट का कोई खरीदार आएगा, वो उसके बिना वो भी नहीं होगा। तो खाली पूंजी डाल के भी आखिर में इन एसेट्स को क्लीन करना पड़ेगा, रिवाइव करना पड़ेगा। तो उसके लिए इकोनॉमी जोर से चले, इसकी कोशिश हमें जरूर और करनी होगी। तो ये साल का आंकड़ा 7-7.5% का तो सब सर्वमान्य हो गया है। उसे 7.5 को 8-8.5 ले जाने की कोशिश अगले 2 साल में हमको करनी होगी, ये अनिवार्य है। आपको लगता है इस दिशा में जीएसटी एक बड़ा कदम साबित हो सकता है क्या? विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ रोल आउट जीएसटी के आप 1-8% का कंट्रीब्यूशन जीडीपी पर देख रहे हैं क्या? देखिए, भारत ने एक अनूठा जीएसटी अपनाया है जिसमें मल्टीपल रेट्स हैं, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन हैं। तो देखना होगा कि ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने जीएसटी रोल आउट के अंदर पैदा की है, इसकी वजह से क्या हम जो एक लड़खड़ाना और इकोनॉमिस्ट ने अनुभव किया वो हम वैसे लड़खड़ाते हैं या बहुत जल्दी हम संभल जाते हैं। अगर जो डीमोनेटाइजेशन का अनुभव है उसका आधार लें तो केवल 1 क्वार्टर में इकोनॉमी बिल्कुल वापस पटरी पर चढ़ गई है। HUL हिंदुस्तान लीवर का जो रिजल्ट आया है वो दिखाता है कि FMCG कंपनी, जिसका कि भारत के कम से कम 15 लाख मर्चेंट से और करोड़ों कंज्यूमर से संबंध है, वो बिल्कुल पुरानी राह पे आ गई है, जाने डीमोनेटाइजेशन हुआ ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूं कि ये नहीं हो सकता है कि जीएसटी से 12 महीने में ये काम हो जाए, लेकिन जीएसटी के 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर को छोड़ के अगले 12 महीने में ये 1% का गेन बिल्कुल संभव है। इसलिए मैं आशान्वित हूं। और ये जो मैंने कहा कि 7.5 से 8-8.5% की ग्रोथ रेट चाहिएगी, तो जीएसटी से उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। पर मैं समझता हूं कि जीएसटी अलोन से इतनी जल्दी 1% का ग्रोथ में फर्क नहीं आएगा। लेकिन ये जो हाउसिंग का काम किया है, और उसके साथ ही मेरा सजेशन है कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी, माइक्रो इरिगेशन या दूसरी स्कीम्स के ऊपर अगर हम जोर से काम करें तो ये 1% का जो एडिशनल ग्रोथ चाहिए वो आ जाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिमांड आते तो अभी भी कुछ समय लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है। बिल्कुल। आपने डीमोनेटाइजेशन की बात छेड़ी। मैं इनफैक्ट अगला सवाल वही पूछने भी वाला था कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ भी था उस समय काफ़ी कंसर्न्स थी इकोनॉमी को लेकर। लेकिन अगर आप मोदी जी का 3 साल का कार्यकाल देखें, एक्चुअली पिछले 1 साल में आई थिंक सबसे ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स देखने को मिले हैं सरकार की तरफ से, बीट सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान, बीट डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी क्लियर कराना, एनपीए पर इतने बड़े इनिशिएटिव लेना। इन सब को जोड़कर अगर हम देखें तो क्या फिर ये माना जाए कि एक स्टेज सेट तैयार हो रहा है आने वाले 2 वर्षों के लिए
ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी को और एक्सटेंड करने के लिए और साथ ही 2019 के आगे का एक रोड मैप तैयार करने के लिए? निश्चित ही ये सरकार भारत और भारत में रहने वाले गरीबों की उन्नति कैसे हो, इस दो मुद्दे को लेकर बिल्कुल चली है, कंट्रोवर्सी से बची है। और इसकी वजह से उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो बैंडविड्थ बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। तो उस कॉन्सेंट्रेटेड बैंडविड्थ से अच्छे प्रोग्राम किए जा सकते हैं। तो जैसे कि डिजिटल इंडिया, जिसमें कि डिजिटल कनेक्टिविटी होगी, और दूसरा डिजिटल पेमेंट, तो ये भी एक बहुत, जिसको बोलते हैं कि जो पर्यावरण होता है बिजनेस का ये जो इकोलॉजी या एनवायरनमेंट होता है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। आज आंकड़े के आधार पर आप पाएंगे कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस थे उसमें जो एकदम से जो ज्वार आ गया था, एक भर्ती आ गई थी, वो आज कम हो गई है। लेकिन मैं मेरी कोई कंपनी है जिसका कि बहुत बड़ा डिजिटल बिजनेस है, उसके अनुभव के आधार पर और मेरे तमाम सर्वे के आधार पर कह सकता हूं कि डिजिटल पेमेंट के अंदर स्थायी रूप से बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। और जब जीएसटी और डिजिटल दोनों साथ में होंगे तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। तो ये जितने मुद्दे हमने बात की कि एनपीए की बात है, कि जॉब क्रिएशन की, रूरल हाउसिंग की पुश की, तो ये सब को जब हम एग्रीगेट करेंगे, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अभी भी जो सरकारी महकमा है, उस सरकारी महकमा में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। दूसरा चेंज जो नहीं आया है वो आया है सेंटर स्टेट के अंदर एक डायरेक्टली स्ट्रीमलाइन वर्किंग की, कि कितनी अच्छी नीतियां केंद्रीय सरकार ने बनाई हैं, लेकिन राज्य स्तर पर आकर वो आज भी अटक रही है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को हम किस तरह से लाएं, तो ये मेरे ख्याल से कुछ 2, 4, 5 चीजें बच गई हैं, जिसके ऊपर की सरकार 2019 तक या व्यवहारिक रूप से 2019 के तुरंत बाद काम करेगी, ऐसा मेरा अंदाज है। और अगर वो हो जाता है तो 2020-21 तक हमारा देश अकल्पनीय रूप से चेंज हो जाएगा। ये संभावना मुझे बिल्कुल नजर आ रही है।